तो चलिए आज सफर करते हैं भारत के ओडिशा राज्य में, एक ऐसी जगह जहां पत्थर भी कहानियां सुनाते हैं। हम बात कर रहे हैं भव्य और उतने ही रहस्यमयी कोणार्क के सूर्य मंदिर की। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये वो जगह है जहां इतिहास, कला और खगोल विज्ञान का एक अद्भुत संगम देखने को मिलता है। और देखिए, इस जगह की कलात्मकता इतनी गहरी है कि नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर ने भी कहा था, यहाँ पत्थर की भाषा मनुष्य की भाषा से बढ़कर है। सोचिए, क्या बात होगी उस कला में जिसने टैगोर जैसे महान कवि को भी निःशब्द कर दिया। चलिए, इसी भावना के साथ इस दुनिया में कदम रखते हैं। तो इस शानदार अजूबे को समझने के लिए हम इन 5 हिस्सों में इसकी कहानी को जानेंगे। पहले हम देखेंगे कि कैसे इसे सूर्य के लिए एक रथ के रूप में सोचा गया। फिर बात करेंगे इसके वास्तुशिल्प चमत्कार की। उसके बाद हम पत्थर में उकेरी गई कहानियों को पढ़ेंगे। फिर आएगा ब्लैक पेगोडा का रहस्य और आखिर में देखेंगे कि कैसे एक विरासत का पुनर्जन्म हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, सूर्य के लिए एक रथ। आखिर इस मंदिर के डिजाइन के पीछे की सोच क्या थी? ये कॉन्सेप्ट इतना शानदार क्यों है? चलिए समझते हैं। अब देखिए, ये मंदिर समर्पित है हिंदू देवता सूर्य को, और पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्यदेव आकाश में एक विशाल रथ पर सवार होकर यात्रा करते हैं, जिसे 7 घोड़े खींचते हैं। बस यही पौराणिक कथा इस मंदिर की वास्तुकला का आधार बन गई, और यही बात इसे दुनिया के बाकी मंदिरों से बिल्कुल अलग बनाती है। जरा सोचकर देखिए, 13वीं सदी की बात है। राजा नरसिंहदेव प्रथम ने एक सपना देखा, एक ऐसा मंदिर बनाने का जो सिर्फ पूजा की इमारत न हो, बल्कि खुद सूर्यदेव का एक विशालकाय 100 फुट ऊंचा पत्थर का रथ हो। जी हाँ, एक पूरा रथ जिसमें पहिए भी हों और घोड़े भी, सब कुछ पत्थर से तराशा हुआ। और ये सिर्फ एक कलाकृति नहीं थी, इसके हर हिस्से का एक गहरा मतलब था। मंदिर के 24 विशाल पहिए वो साल के 12 महीनों के 2 चक्रों को दर्शाते हैं। 7 घोड़े वो हफ्ते के 7 दिनों के प्रतीक हैं। और मंदिर का मुंह ठीक पूर्व दिशा में रखा गया था, ताकि सुबह सूरज की पहली किरण सीधे मंदिर के गर्भगृह में देवता पर पड़े। मतलब कमाल की प्लानिंग। तो ये तो हुई कॉन्सेप्ट की बात। अब आते हैं इसकी इंजीनियरिंग और बनावट पर, कि आखिर ये एक वास्तुशिल्प चमत्कार कैसे है। देखिए, आज हम जो कुछ भी कोणार्क में देखते हैं वो तो बस एक झलक है। असल में इसका मुख्य शिखर यानी मेन टावर 220 फीट से भी ज्यादा ऊंचा हुआ करता था। अंदाजा लगाइए, ये आज की किसी 20 मंजिला इमारत के बराबर ऊंचाई है। उस जमाने में इतनी ऊंची संरचना बनाना वाकई इंजीनियरिंग का एक बेजोड़ नमूना था। और सिर्फ ऊंचाई की बात नहीं है, जरा इसके पहियों को देखिए। हर एक पहिए का व्यास यानी डायामीटर लगभग 12 फीट का है। और ये सिर्फ सजावट के लिए नहीं है, ये पहिए असल में एक धूप घड़ी का काम करते थे, जिनकी मदद से समय का बिल्कुल सटीक पता लगाया जा सकता था। क्या कमाल की कारीगरी है ना? वास्तुकला की दुनिया में कोणार्क मंदिर को ओडिशा की कलिंग शैली का सबसे बेहतरीन कह सकते हैं कि शिखर माना जाता है। इस स्टाइल में बने कई मंदिर हैं, लेकिन कोणार्क जैसा महत्वाकांक्षी और परिष्कृत काम शायद ही कोई दूसरा हो। ये जानना भी बहुत जरूरी है कि जो ढांचा आज खड़ा है वो पूरे मंदिर परिसर का बस एक छोटा सा हिस्सा है। असल में यहाँ एक मुख्य गर्भगृह था जिसे रेखा देउल कहते थे, एक दर्शक मंडप यानी जगमोहन, एक नृत्य मंडप, नट मंदिर और भी बहुत कुछ था। दुख की बात है कि इसका मुख्य हिस्सा, वो विशाल टावर, अब मौजूद नहीं है। चलिए, अब इस मंदिर की बड़ी बड़ी इमारतों से नजर हटाकर इसकी दीवारों के पास चलते हैं, क्योंकि असली जादू तो इन पत्थरों में उकेरी गई कहानियों में छुपा है। यहाँ आकर सच में लगता है कि पत्थर बोल रहे हैं। मंदिर के आधार से लेकर ऊपर तक 1 इंच भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ नक्काशी ना हो। और ये नक्काशी इतनी बारीक और रचीली है, मानो किसी जौहरी ने पत्थर पर सोने चांदी का काम किया हो। हर एक मूर्ति में जान फूंक दी गई है। और इन नक्काशियों में है क्या क्या? सब कुछ। एक तरफ दुर्गा, विष्णु और शिव जैसे देवी देवता हैं, तो दूसरी तरफ अप्सराएं और संगीतकार। फिर कहीं सैनिक और शाही जुलूस दिखाए गए हैं, तो कहीं आम जिंदगी के दृश्य। एक मूर्ति में एक परिवार अपनी दादी को विदा कर रहा है, तो दूसरी में एक टीचर अपने स्टूडेंट्स के साथ है। और हाँ, यहाँ की प्रसिद्ध कामुक मैथुन मूर्तियां भी हैं। मतलब ये मंदिर सिर्फ एक पूजा की जगह नहीं, ये 13वीं सेंचुरी के जीवन का एक पूरा विश्वकोश।
अब तक तो सब कुछ शानदार था, लेकिन अब कहानी में एक रहस्यमयी मोड़ आता है। हम बात करेंगे उस सवाल की जो आज भी सबको परेशान करता है, आखिर ये भव्य मंदिर एक खंडर कैसे बन गया? चलिए ब्लैक पगोडा के इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इसे ब्लैक पैगोडा क्यों कहते हैं? दरअसल ये नाम इसे 17वीं सदी के यूरोपीय नाविकों ने दिया था। इसका विशाल गहरे रंग का टावर इतना ऊंचा था कि बंगाल की खाड़ी में दूर से ही दिख जाता था और उनके लिए एक जरूरी लैंडमार्क का काम करता था। तो सवाल यही है, इतना भव्य, इतना मजबूत दिखने वाला ये मंदिर आखिर खंडर में तब्दील कैसे हो गया? क्या हुआ था इसके साथ? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर इतिहासकार आज तक एकमत नहीं हो पाए हैं। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। लगभग 1250 ईस्वी में ये मंदिर बना। 16वीं सदी में आईने अकबरी जैसी किताबों में भी इसका जिक्र एक बहुत ही समृद्ध और आश्चर्यजनक जगह के तौर पर किया गया है। लेकिन 18वीं सदी आते आते ये एक वीरान, झाड़ियों से ढका खंडहर बन चुका था। तो इन 2 सदियों के बीच ऐसा क्या हुआ? ये एक बड़ा रहस्य है। इस रहस्य को लेकर 2 मुख्य थ्योरीज हैं। एक तरफ कुछ लोग मानते हैं कि इसका विनाश प्राकृतिक कारणों से हुआ। हो सकता है इसकी नींव कमजोर थी या डिजाइन ऐसा था कि वो अपने ही वजन से गिर गया, या फिर कोई बड़ा भूकंप आया होगा। वहीं दूसरी थ्योरी कहती है कि इसे जानबूझकर तोड़ा गया था। 15वीं से 17वीं सदी के बीच हुए आक्रमणों के दौरान, खासतौर पर 1568 के आसपास, काला पहाड़ नाम के एक जनरल पर इसका इल्जाम लगाया जाता है। सच क्या है, ये बहस आज भी चल रही है। खैर, कारण जो भी रहा हो, एक समय ये शानदार मंदिर गुमनामी के अंधेरे में खो गया था। लेकिन फिर इसकी विरासत का पुनर्जन्म हुआ। चलिए देखते हैं कि कैसे ये खंडहर एक बार फिर भारत की शान का प्रतीक बना। इस अनमोल धरोहर को बचाने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। इसकी शुरुआत 1803 में हुई, जब यहाँ से पत्थर ले जाने पर रोक लगाई गई। फिर एक बहुत बड़ा कदम 1903 में उठाया गया, जब बचे हुए दर्शक मंडप यानी जगमोहन को गिरने से बचाने के लिए अंदर से पूरी तरह रेत से भर दिया गया। और आखिरकार 1984 में इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया, जिसने इसे हमेशा के लिए सुरक्षित कर दिया। और आज देखिए, कोणार्क सिर्फ एक ऐतिहासिक खंडहर नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति का एक जिंदा दिल हिस्सा है। ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट तो है ही, साथ ही ये भारत के 10 रुपए के नोट पर भी अपनी जगह बनाए हुए हैं। ओडिशा का जो राज्य चिन्ह है, वो भी यहीं की एक मूर्ति से लिया गया है। ये एक बड़ा टूरिस्ट और तीर्थ स्थल है, और यहाँ हर साल मशहूर कोणार्क डांस फेस्टिवल भी होता है। अक्सर एक बात कही जाती है कि शायद ये मंदिर कभी पूरा ही नहीं हो पाया था, लेकिन ये सच नहीं है। हमें 1384 ईस्वी का एक तांबे की प्लेट पर लिखा शिलालेख मिला है, जो साफ साफ कहता है कि मंदिर न केवल पूरा हो गया था, बल्कि पूजा का एक सक्रिय स्थल भी था। इससे ये साबित होता है कि हमने समय के साथ इसकी पूरी शानो शौकत को खो दिया है। तो कोणार्क की कहानी हमें एक बात सिखाती है कि अगर एक खंडहर में इतनी शक्तिशाली कहानी छिपी हो सकती है, तो जरा सोचिए हमारे इतिहास में और कितनी ऐसी भूली बिसरी शानदार कलाकृतियां होंगी जो बस अपने समझे जाने का इंतजार कर रही हैं। ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है ना?